नमस्कार दोस्तों, मैं एस.के. चौधरी एंडीज कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। यूपी पीसीएस 2020 टारगेटेड करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पिछली वीडियो में आप लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे थे। तो आते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम राष्ट्रीय परिदृश्य के महत्वपूर्ण प्रश्न में। पहला प्रश्न है कि 74वें स्वतंत्रता दिवस पर यानी 15 अगस्त 2020 को जो 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, उस अवसर पे प्रधानमंत्री के कुछ प्रमुख भाषण थे। उन भाषण का मतलब आपसे पूछा जा सकता है, उसके क्या अर्थ निकलते हुए पूछे। जैसे सबसे चर्चित था वोकल फॉर लोकल। ये क्या है? ये स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल जैसे शब्द को गढ़ा गया। इसको प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बहुत ही जोर दिया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि वोकल फॉर लोकल का क्या तात्पर्य है? तो यही कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना। दूसरा है मेक फॉरवर्ड। जैसे मेक इन इंडिया था, ये मेक फॉरवर्ड। ये क्या है कि भारत को एक वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला केंद्र बनाने के लिए, कि सिर्फ बनाए नहीं, मेक फॉरवर्ड है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? भारत को एक आपूर्ति श्रृंखला केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए मेक फॉरवर्ड चलाया गया। साइबर सुरक्षा, यानी भारत कई देशों के साथ साइबर सुरक्षा को लेकर एक समझौता कर रहा है। साइबर सुरक्षा की मजबूती के लिए एक साइबर सुरक्षा की बात की गई है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन इस स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है। ये 15 अगस्त, ये पूछा जा सकता है डायरेक्ट ऐसे भी कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का प्रारंभ कब किया गया? तो 15 अगस्त 2020 को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सभी के पास एक डिजिटल कार्ड होगा, जिनसे उनके इलाज में सुविधा मिलेगी। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम के रूप में एक ये मिशन आया है, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। ध्यान दीजिएगा, लॉन्च किया गया 15 अगस्त 2020 को। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए लगभग 100 से अधिक सैन्य उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी जब हम आयात नहीं करेंगे तो ऐसे उपकरणों को हमें बनाना पड़ेगा, तो इससे आत्मनिर्भरता आएगी। तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की भी बात की गई। तो इस तरह से कुछ प्रमुख प्रधानमंत्री के भाषण के अंश हैं। इनको आप इसका मतलब समझते रहिए क्या है। जैसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का मतलब क्या कि 100 से अधिक सैन्य उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी देखते रहिए। नेक्स्ट आते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020। ये क्या है? तो स्वच्छता के संदर्भ में 2020 का रिपोर्ट आया है। तो ये रिपोर्ट कई तरीके का है, कई शहरों के आधार पर बनाया गया है। तो उसमें जो महत्वपूर्ण है कि ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे स्वच्छ शहर कौन है, तो प्रथम स्वच्छ शहर अगर आपसे कोई कहे तो वही इंदौर। याद रखिएगा, प्रथम स्वच्छ शहर इंदौर। प्रथम राजधानी शहर की बात अगर किया जाए ओवरऑल तो नई दिल्ली है। प्रथम स्वच्छ राजधानी शहर की बात की जाए तो नई दिल्ली। प्रथम स्वच्छ शहर का बात किया जाए तो इंदौर। और प्रथम स्वच्छ राज्य की बात किया जाए 100 से अधिक शहरों की श्रेणी में, 100 से अधिक शहरों की श्रेणी में और आपसे पूछा जाए कि प्रथम राज्य किसको है तो छत्तीसगढ़ है। और 100 से कम शहरों की श्रेणी में प्रथम स्वच्छ राज्य है झारखंड। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, प्रथम स्वच्छ शहर इंदौर, प्रथम स्वच्छ राजधानी शहर नई दिल्ली, 100 से अधिक शहरों में प्रथम स्वच्छ राज्य है छत्तीसगढ़ और 100 से कम शहरों में प्रथम स्वच्छ राज्य है झारखंड। नेक्स्ट आते हैं अयोध्या राम मंदिर नागर वास्तुकला। यानी ये क्या है कि आपको पता कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री द्वारा भूमि पूजन के साथ ही राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया। तो इस राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है किस शैली में हो रहा है, ये पूछा जा सकता है।
तो ये वास्तुकला की तमाम शैलियाँ होती हैं, नागर शैली, वेसर शैली, द्रविड़ शैली। तो ये उत्तर भारत के जो मंदिर होते हैं वो अक्सर नागर शैली के ही बनाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो अयोध्या का राम मंदिर है ये नागर शैली में बनाया गया है। इस शैली की तमाम विशेषताएं होती हैं, वो इतिहास में पढ़ना है, यहाँ आप सिर्फ जानिए कि नागर वास्तु शैली में बनाया गया है। और प्रधानमंत्री भूमि पूजन 5 अगस्त को किया गया। तो ये जो नागर शैली में बनाने का इस मंदिर का जो जिम्मा किसको दिया गया है, तो ये है वास्तुकारों का एक परिवार है, सोमपुरा परिवार द्वारा। यानी राम मंदिर निर्माण करने के लिए सोमपुरा परिवार को ये दिया गया है और इसका नेतृत्व जो कर रहे हैं चंद्रकांत सोमपुरा। तो ये 2-3 प्रश्न बनेगा कि अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ, 5 अगस्त को 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा। किस शैली में बनाया गया जा रहा है, तो नागर वास्तु शैली में बनाया जा रहा है। और किसके द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा है बनाने का, तो चंद्रकांत सोमपुरा यानी सोमपुरा परिवार। ये वास्तुकला के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण परिवार है, तो इससे आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है एनसीईआरटी रिपोर्ट। अभी हाल ही में ऑनलाइन क्लासेस की तमाम देखते हैं कि सब कोई ऑनलाइन क्लास चलाने की बात करता है, तमाम विद्यालय स्कूल भी ऑनलाइन क्लास चलाने की बात करते हैं। लेकिन एनसीईआरटी की एक रिपोर्ट आई है कि 27% छात्रों के पास ऑनलाइन कक्षा हेतु सुविधाओं का अभाव है। तो एक रिपोर्ट आया है, तो ये रिपोर्ट पूछा जा सकता है कि एनसीईआरटी की रिपोर्ट के पास कितने % छात्रों के पास ऑनलाइन कक्षाओं का अभाव है, तो डेटा याद रखिएगा 27%। अब आते हैं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद के गठन की मंजूरी दे दी गई है 21 अगस्त 2020 को। तो 21 अगस्त 2020 को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद की गठन की मंजूरी भारत सरकार द्वारा दिया गया है। तो ये डेट याद रखिए कब बनाया जाएगा, 21 अगस्त 2020 को इसकी मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है उड़ान 4.0। जैसे उड़ान की चौथी श्रृंखला है, तो इसमें महत्वपूर्ण यह है कि उड़े देश का हर नागरिक, उसी के लिए उड़ान कार्यक्रम चलाया गया है। तो उड़ान 4.0 में 78 नए हवाई मार्गों के बनाने की मंजूरी दी गई है। तो इसकी विशेषता ये है कि कितने नए हवाई मार्गों की मंजूरी दी गई है, तो 78 नए हवाई मार्गों की मंजूरी दी गई है। ये बहुत ही चर्चित है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन। ये क्या है कि 19 अगस्त 2020 को भारत की केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति, तो केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 19 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की गठन की मंजूरी दी गई है। ये राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी क्या करेगी, इस CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराएगी। तो ये इसके लिए मंजूरी दिया गया है कि CET क्या है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और इसके बाद राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन की मंजूरी। इसके आगे हम लोग देखते हैं नई वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देवलाली दानापुर किसान रेल, ये क्या है? ये 7 अगस्त 2020 को इसको मंजूरी दी गई। ये भारतीय रेल मंत्रालय और कृषि मंत्रालय दोनों की संयुक्त परियोजना है। एक तरह से देखा जाए तो किसानों की आय को दुगुनी करने के उद्देश्य से। तो देवलाली महाराष्ट्र में है, एक हिल स्टेशन है। तो महाराष्ट्र से दानापुर तक के लिए प्रथम किसान रेल शुरू किया गया है। इसकी लंबाई 1519 किलोमीटर है। इसकी मंजूरी 7 अगस्त 2020 को दी गई। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत की पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ है, तो देवलाली से दानापुर में 7 अगस्त को इसकी मंजूरी दी गई है, हरी झंडी। इसका उद्देश्य सिर्फ है किसानों की आय को दुगुनी करना। दूसरी जो है बरौनी से टाटा नगर के लिए 13 अगस्त को शुरू किया गया है। तो दूसरी जो किसान रेल है बरौनी से टाटा नगर के लिए 13 अगस्त 2020 को शुरू किया गया है। नेक्स्ट आते हैं कोझिकोड विमान हादसा, बहुत चर्चा में आया था। 7 अगस्त 2020 को एयर इंडिया का बोइंग 737 विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। ये दुर्घटनाग्रस्त कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो केरल में है, तो कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के टेबल टिप
टॉप रनवे पर हुआ था। ये टेबल टॉप रनवे ऐसा होता है जो पठारी या पर्वतीय क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। ये देखने में आकर्षक होते हैं, लेकिन लैंडिंग के दौरान ये थोड़ा सा रिस्क रहता है, तो इसी को हम टेबल टॉप रनवे कहते हैं, जो पठारी और पर्वतीय क्षेत्र में बनाया जाता है। तो जब ये उतरते समय ये हादसा हुआ था, तो एयर इंडिया बोइंग 737 है, हादसा 7 अगस्त को हुआ था। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे पूछे तो आप बताइएगा, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुआ है। ठीक है, तो ये कोझिकोड विमान हादसा के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है अटल रैंकिंग 2020। इसको शॉर्ट में एरिया भी बोलते हैं, यानी अटल रैंकिंग इन इनोवेशन अचीवमेंट, यानी नवाचार के संदर्भ में एक रैंकिंग देने की बात की गई है। तो इसमें भारत की जो रैंकिंग 2020 में 48वां है, और इस रैंकिंग में भारत के तमाम जो संस्थाओं को शामिल किया गया है, जिसमें पहली रैंकिंग है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो मद्रास की है, इसको पहली रैंकिंग दी गई है। तो अटल रैंकिंग में पहला ऐसा संस्थान कौन है, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास है, और रैंकिंग इसकी क्या है, भारत की 48वां है, इससे पहले 81वां था। नेक्स्ट है अटल निकोबार कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, बहुत महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो अंडमान निकोबार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या संवेदनशील क्षेत्र है। तो 10 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना लॉन्च किया गया। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना को लॉन्च किया गया। इसके तहत क्या है, वहाँ पर एक हाई स्पीड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे लोगों को नेट या इंटरनेट की स्पीड अच्छी मिलेगी, जिससे तमाम तरह की चीज़ों पर निगरानी रखा जा सकता है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस परियोजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 10 अगस्त 2020 को किया। नेक्स्ट आते हैं भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे। ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाया गया है। ये रोपवे क्या होता है, अगर देखा जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों की परिवहन प्रणाली को हम रोपवे कहते हैं। इसमें होता क्या है कि एक बक्से नुमा केबिन बना होता है, और केबिन को एक केबल के ऊपर खिसकाया जाता है। तो इस तरह से जो परिवहन की प्रणाली होती है, इसी को हम लोग रोपवे कहते हैं। तो ये भारत की सबसे लंबा रोपवे असम में ब्रह्मपुत्र नदी बनाया गया है, और ये 1.82 किलोमीटर का है। तो बक्से नुमा केबिन होता है, और यही केबिन क्या होता है, एक दूसरे के सरकते हुए जाते हैं, और इस तरह से दूरी तय होती है। तो एक परिवहन प्रणाली है रोपवे पहाड़ी क्षेत्रों की। नेक्स्ट आते हैं रेलवे सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली की शुरुआत अगस्त 2020 में की गई। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि सुरक्षा कर्मियों की प्रभावशीलता में वृद्धि होगी। यानी अगर ड्रोन से रेलवे की सुरक्षा की बात की जाए, तो सुरक्षा कर्मियों को एक तो काम भी कम करना होगा, तो उनकी कार्यशीलता, उनकी प्रभावशीलता में वृद्धि होगी। तो रेलवे प्रशासन द्वारा यह फैसला लिया गया है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंसी नेटवर्क, इसको EVIN भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये क्या है, ये टीकाकरण आपूर्ति श्रृंखला प्रणालियों को मजबूत देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है कि टीकाकरण जो है अच्छे तरीके से हो सके, तो इसी को कहा गया है EVIN। नेक्स्ट SC/ST उपवर्गीकरण मामला, यानी SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण का, यानी कोटे में कोटा का जो मामला आया है, तो 27 अगस्त 2020 को अणु मिश्रा की नेतृत्व वाली 5 जजों की खंडपीठ ने फैसला दिया है कि कोटे में कोटा आरक्षण उन लोगों के लिए जो इस आरक्षण की श्रेणी में आते हैं, जो नीचे के लोग हैं, उनके फ़ायदा के लिए सही है। तो इस तरह से इन्होंने कोटे में कोटे के आरक्षण को मान्य कहा है। ये अणु मिश्रा की नेतृत्व वाली जजपीठ है। 2005 में चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश के मामले में ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि कोटे में कोटे का आरक्षण सही नहीं है। तो ये भी 5 जजपीठों का था, ये भी 5 जजपीठों का है, तो ये मामला बराबर का है।
इसलिए इस पर अब एक नई खंडपीठ बनाई जाएगी जो कि 5 जजों से ज़्यादा का होगा, तभी वो फैसला मान्य होगा। तो इस तरह आज राष्ट्रीय परिदृश्य में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।